फिर थोड़ा साइड हो जाए। आप सब भाइयों बहनों और प्रसाद बंधु बहुत बहुत स्वागत। आज के पत्र वार्ता 3 संस्थाओं के नाम पर एक संयुक्त इवेंट है। उस पर है विश्वग्राम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी। 11 दिसंबर इंडिया हेरिटेज सेंटर। विषय है उसका ग्लोबल टेररिज्म, वाइस वर्सा, ह्यूमैनिटी, पीस, मानवता और शांति, इसकी संभावना। फंडामेंटलिज्म एक डिवाइडिंग लाइन है गवर्नेंस में और गुड गवर्नेंस। और स्टडी केस अफगानिस्तान है, जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से टेररिज्म के जितने भी स्वरूप हैं उनकी चर्चा होगी। उसका एक विस्तारवाद भी रूप है, माओवाद भी उसका रूप है, नक्सलवाद भी उसका रूप है, कट्टरता और हिंसा में से उभरते हुए मजहबी दंगे भी उसका एक रूप है। किसी की भूमि हड़प लेना अपनी ताकत से, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर लेना, जैसे चीन ने तिब्बत का किया या अन्य का करने की कोशिश कर रहा है और कर चुका है। इसी के साथ साथ गवर्नेंस थ्रू पीस, ब्रदरहुडनेस, हैप्पीनेस होगी कि गवर्नेंस विद वायलेंस होगी। मैं उसको बोलते हुए कहा करता हूँ इंटरनेशनल फोरम पर और लोकल भी कि गवर्नेंस ऑफ राम या गवर्नेंस ऑफ रावण। भारत में रावण की गवर्नेंस को नकारा है। 6-7 साल पहले मैं श्रीलंका गया हुआ था। वहाँ के हाउस के स्पीकर ने हमें ब्रेकफास्ट पर इन्वाइट किया। मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपके यहाँ का सम्राट रावण हुआ, जो जैसा था वो गुणगान करते हुए मैंने कहा दुनिया में ऐसा राजा और शासक ना पहले हुआ, ना आगे है और ना आगे होगा, ऐसा लगता नहीं, जिसने अपनी जनता को ऐसी छत और रोजगार दिया जो मेड ऑफ गोल्ड था, फुल ऑफ गोल्ड था। जबकि राम ने अपनी प्रजा को मेड ऑफ ईट और मेड ऑफ बैम्बू। तभी आपने राम के नाम पर ना मंदिर है, ना स्टैचू है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई भवन और सड़क है। द सिंपल आंसर ऑफ दैट लीडर इज कि भोग की और हिंसा की कभी पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। जिसमें जीवन चरित्र हो, नैतिकताएं हो, मूल्य हो, उसी का होता है। इसलिए हम रावण को नहीं, राम को मानते। इसलिए हमने लाखों साल पहले ये उत्तर दिया था, 5000 साल पहले भी फिर उत्तर दिया, कंस नहीं कृष्ण। चाहे आज अपने यहाँ पर तरह तरह की चीजें आ गई होंगी, परंतु किसी पर कब्जा करना और किसी भी वायलेंस से ओतप्रोत गवर्नेंस, इसके हम भारत के रूप में ना पक्षधर थे, ना है, ना होंगे। और इसलिए यह जो ग्लोबल टेररिज्म का एक स्टाइल बढ़ रहा है, वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसको रेखांकित करने के लिए यह एक 1 डे कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे से शुरू होगी, शाम के 6 बजे तक चलेगी। फिर से विषय दोहरा देता हूँ, ग्लोबल टेररिज्म, वाइस वर्सा, ह्यूमैनिटी, पीस और इसके सॉल्यूशन में राष्ट्रों की पॉसिबिलिटीज क्या है। बहुत बड़ी वक्ताओं की सूची है, वो फोल्डर आपको मिल जाएगा तो उसमें से पता लग जाएगा। कुछ आप पूछेंगे तो मैं पढ़ कर बता दूंगा। तो जो इसके अंदर आएंगे
और अपनी बातों को जीत में कहने की कोशिश करें। यह विश्व को और विशेष रूप से भारत को सुरक्षित और शक्तिशाली करना और विश्व को संघर्षों से निकालकर विकास और शांति के रास्ते पर डालने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अनेक देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। इट इज नॉट इवेंट, इट इज जस्ट ए स्टार्ट ऑफ ए मिशन और ए मूवमेंट। ताकि आगे सीरीज ऑफ कार्यक्रम चलेंगे, उसका निर्णय हम लोग कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ घोषित करेंगे कि आगे क्या करें। परंतु इस समय की वर्तमान में क्या होगा, और इसके लिए आप सबको और आदर सहित निमंत्रण दिया गया, आप इसको स्वीकार करके आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रश्न इस कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त बहुत सारे होंगे जो आपके मनों में पूछने के लिए होंगे, क्योंकि मैं अभी जब आ रहा था इधर तो मुझे काशी से फोन आया, सहारा समय के लोग थे, एक रांची से आया दैनिक जागरण के लोग, कुछ डिजिटल मीडिया के थे, कुछ प्रिंट मीडिया के थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। मैंने कहा भी मुझे प्रेस में भी जाकर बोलना है, थोड़ा रेस्ट दे दो, ताकि साइलेंट रह दो ताकि प्रेस में पहुंच जाओ। तो भी मैं घुसते घुसते तक उनके कटघरे में था उत्तर देने के लिए, बड़े आनंद के साथ बात है। उसमें से एक बात कहकर आपको पूछने के लिए और कहूँगा कि आप आग्रह से अपनी बात को पूछ सकते हैं इन एनी लैंग्वेज, इट इज योर स्टाइल, आई वॉन्ट इंटरवेन इन दैट। और वो बात ये कहूँगा, तीर्थों को लेकर पूछी थी, मैंने कहा भारत तीर्थों और त्योहारों का देश है और हमारे तीर्थों की एक विशेषता है, वह जाति से, मजहब से, भाषा से, परंपरा से, जेंडर से, सारी विविधताओं से ऊपर उठकर जो गरीबतम है उसको भी रोटी देने का सहारा बनते और समाज की समृद्धि और विकास का द्योतक होते। मुझे कोई भी तीर्थ फलता फूलता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर जब उसका प्लान बना और एग्जीक्यूट हुआ, आज वहाँ यात्रियों की संख्या अलग अलग प्रकार के धर्मों की, सिखों के अतिरिक्त इतनी बड़ी है कि आसपास के 100-200 गाँव के हालात कच्चे मकानों से पक्कों में बदलने शुरू हुए, क्योंकि अनाज भी बिकता है, सब्जी भी बिकती है, हुनर भी जाता है। वहाँ रेहड़ी फड़ी वाला बैठ जाए तो उसको भी कमाने के लिए दिन भर के 50 की बजाय 500 मिल जाए। हरिद्वार काशी भी जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि तीर्थों का विकास इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम भूख से मुक्त भारत, बेरोजगारी, अनपढ़ता और अपराध से मुक्त भारत को इसमें से डेवलप करने का एक लाइन ले सकते हैं। केवल यही एक लाइन नहीं है, और भी मार्ग हो। तो इन शब्दों के साथ ये जो वैश्विक आतंकवाद इस समय पनप रहा है तेज गति से अलग अलग प्रकार के रूपों में, और इन सब रूपों में से कैसे इनका मुकाबला किया जाए, क्या कार्यक्रम लिए जाए, ये कहते हुए मैं आखिरी पॉइंट एक कहूँगा। हरिद्वार में भी संस्कृति संसद थी। पहले वक्ता ने बोला कश्मीर से कन्याकुमारी हम भारत एक हैं। लद्दाख के जमयान गोरजे जो सांसद थे, जब वो आए उन्होंने कहा जब तक हम जम्मू कश्मीर का पार्ट एंड पार्सल थे, कश्मीर कहने पर हम मान लेते थे हम हैं, चाहे हमारे साथ कितना भी अत्याचार। नाउ वी आर ए डिफरेंट यूटी, भौगोलिक रूप से अलग हो गए। अब भारत के लोगों ने कहना चाहिए काराकोरम से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक हैं। तो मुझे प्रस्ताव उसमें पारित करना रखना था, तो मैंने कहा कि अब भारत में प्लेज करना चाहिए, लिखेंगे भी यही, बोलेंगे भी यही, बताएंगे भी, कैलाश से कन्याकुमारी हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये बात बहुत छोटी है और ये अनेक प्रश्नों के उत्तर देने की ताकत इस बात में। ऐसी भी कुछ चीजें उभरेंगी
और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। इंद्रेश जी, आपने जिसमें कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का आतंकवाद है, वो पीओके के जरिए भारत में भी आ सकता है, तो इसको देखते हुए आपके हिसाब से भारत को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि इस वैश्विक आतंकवाद जो अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में आने की तैयारी कर रहा है उसको रोकें? ऐसा है कि प्रश्न बहुत अच्छा है, वर्तमान की समस्या का रूप है प्रश्न, और जो उचित भी है, इसकी चिंता से भारत के लोगों ने मुक्त होना चाहिए। मैंने अभी इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दस्तक नाम की पुस्तक जस्टिस सिद्दीकी ने लिखी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उसका लोकार्पण करूँ, तो मैं उसके लोकार्पण को गया था। देश भर के बहुत बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर आए हुए, वो सब भी बैठे थे जो हमें अनिति कर पूछते हैं अच्छी तरह से, परंतु चाहे वो अच्छे से ले के बुरे में ले, नाम हमारे जपते हैं, किसी का नहीं जपते हैं, इसलिए मैंने धन्यवाद किया। तो मैंने उनको कहा था इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। मारने वाला भी अफगानी है, मरने वाला भी अफगानी है। मारने वाला भी इस्लाम मतावलंबी और मुसलमान है, मरने वाला भी इस्लाम मतावलंबी और मुसलमान। जिस इज्जत, जिस महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा, बच्चे पर अत्याचार हो रहा, वह भी उन्हीं घरों में और परिवारों में से है। परंतु मारने वाले का नाम तालिबान है और मरने वाले का नाम अफगान है, बाकी सारी एक ही चीज है। तो इसको आखिरकार इस्लाम जगत ने और भारत की सब दलों ने और भारत के लोगों को एड्रेस तो करना होगा कि इसका उत्तर क्या है। पाकिस्तान है, मारने वाला पंजाबी है, मरने वाला सिंधी, पख्तून और मालवी है। चारों पाकिस्तानी है, चारों इस्लाम मतावलंबी और मुसलमान है। तो अपने ही घर के अंदर उन पर जुल्म है, तो इसका आखिरकार उत्तर तो देना होगा और उत्तर समझना भी होगा और निसंकोच होकर देना भी पड़ेगा। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ दुनिया में चर्चा चलती है कि माइनॉरिटी शुड बी सिक्योर्ड एंड शुड बी रिस्पेक्टेड एंड शुड बी प्रॉपर्ली प्लेस्ड, उनकी भागीदारी भी ठीक होनी चाहिए। दोनों जगह माइनॉरिटी पर जुल्म है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, या अमानवीय है और सांप्रदायिक है। और अगर कोई नहीं सुनता और रास्ता मिलता तो उनको शरण देना ये उचित है, या उनको उन पर जुल्म होने देने की इजाजत देना पड़ोसी देशों को कि तुम माइनॉरिटी पर जुल्म करते हो और हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, बट इज राइट एंड बट इज रॉन्ग। तो इसलिए मैं इसमें से कहूँगा कि भारत ने कुछ कदम उठाए हैं। एक, जिस दिन तालिबान का कब्जा हुआ, भारत ने अपने चारों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के, उनका आगे का जो फ्लो मनी था, असिस्टेंस था, वो तुरंत रोक दिया। दूसरा, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर सीधा स्टैंड लिया, एनी गवर्नमेंट विच बिलीव्स इन वायलेंस, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे। तालिबान की हुकूमत बड़ी तेज गति से तड़प रही है कि भारत किसी तरह से हमें स्वीकार कर ले, और भारत ने अपना कार्ड बहुत साफ बता दिया, नो, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। और यही इच्छा शक्ति बनाना जरूरी है, और इसलिए इस सारे में कुछ सुझाव इस सारे में आएंगे। कुछ ने लिखकर बोला कि एक प्रॉपर समय आ गया है, 14 नवंबर 1962 का संसदीय संकल्प, 22 फरवरी 1992 का संसदीय संकल्प और प्रेजेंटली 2019 का संसदीय संकल्प, when we talk of जम्मू कश्मीर, when we talk of लद्दाख, तो पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान ये सब उसमें आता है। इसलिए इनके आवागमन को कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, तो इसको इन प्रैक्टिस बदला जाए, ऐसे भी लोगों के सुझाव आ रहे हैं। परंतु देश की सरकार और सेना सजग है इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मैंने और आपने इसका कौन सा जवाब देना, तो इतना पक्का है कि हम सारे 135 करोड़ मिलकर
गवर्नेंस, एनीवेयर गवर्नेंस थ्रू वायलेंस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका जो प्रेशर बनेगा और इस प्रेशर के अंदर चीन और पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट होंगे और धीरे धीरे करके शायद एक संभावना भी हो सकती है इस बारे में कि पाकिस्तान 1947 में बना, हमारी आज़ादी से पहले। कहते हैं पाकिस्तान पहले बना, हमें आज़ादी एक दिन बाद मिली। हमें आज़ादी पहले नहीं मिली, पाकिस्तान बनने के बाद आज़ादी मिली, विभाजित भारत में। 71 में वो पाकिस्तान टूटा। हो सकता है कोई सन ऐसा निकल जाए जब पाकिस्तान भी 3-4 हिस्सों में 57 नजर आए और आपकी कुछ चीज़ों का विस्तार ऑटोमेटिकली होने के रास्ते खुल जाए। परंतु सद्भावना करनी पड़ती है और सत्कर्म भी करना पड़ता है। वो क्या होंगे और कैसे होंगे इसकी प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। अपना कमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। और आई एम ऑफ दिस आइडियोलॉजी एंड डेफिनेटली ऑफ दैट कि वो दिन अगर हमने 370-35 हफ्ते देखा है, मंदिर करते देखा है, योग को दुनिया को स्वीकार करते देखा है, कोविड से भारत दुनिया की रक्षा करते देखा है, तो शायद हम सीमाएं बदलते हुए भी देख सकते हैं। जी हाँ जी सर, जिस तरीके से वैश्विक शांति की तो बात हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान का आतंकवाद जिस तरीके से परंपरा है उसको हम देख के बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में भी हिंसा जिस तरीके नागालैंड में भी हुआ, त्रिपुरा में रहा, मथुरा में इसकी हालत क्या की है, तो इस तरीके से भी जो घरेलू हिंसाएं हैं उस पर किस तरीके से फोकस किया जाएगा और उसको किस तरीके से रोका जाएगा, उस पर क्या है, ये टेररिज्म है क्या है, किस तरीके से? आपसे प्रार्थना करो ना, थोड़ा सा उदाहरण देते समय थोड़ा सा मोर ब्रॉडर रही। मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ। जब आपने त्रिपुरा कहा तो आप उसमें बता देते कि कश्मीर भी है, आप उसमें कह देते पालघाट भी है, आप उसमें कह देते बांग्लादेश भी है, आप उसमें कह देते कि महाराष्ट्र में जो संस्था ने जुलूस निकाला वो भी है। सिलेक्टिव नहीं बोले, जब बात करनी है भारत की तो संपूर्णता में बोले, नहीं तो झंझट खड़ा हो जाता है, शक होने लगता है कि मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं। मैं जानता हूँ आप गड़बड़ नहीं, आयोग पर मैंने उसमें सुधार किया। बोलने से कभी कभी नजरिए पर असर पड़ता है और इसलिए हमने तो इसमें से कहा है कंडेम आओ। इसलिए त्रिपुरा के अंदर है ये चीज, हमने बांग्लादेश बंगाल को भी उसी लहजे में कंडेम करना है जिसमें हम त्रिपुरा के लिए अपेक्षा करते हैं। हमने लखीमपुर को अगर कंडेम किया तो हमें पालघाट को भी उसी नजरिए से कंडेम करना है और इन सबसे ज्यादा कठोर नजरिए से हमने कश्मीर को भी कंडेम करना है। और अगर नहीं करते हैं तो मान लेना चाहिए वो बेईमान है, पाप और अपराध करते हैं। इसलिए हम इसमें पक्का ये कहने वाले हैं ऑल दैट टाइप ऑफ वायलेंस ये देश में नहीं होनी चाहिए और जो नेता ऐसी वायलेंस को भड़काते हैं उन लोगों में लोकतंत्र में एक ही मार्ग है, टीच द लेसन दैट इज बाय वोट, वो करना चाहिए। इसलिए ओवैसी ने जब कहा कि आजमगढ़ में हम शाहीन बाग बनाएंगे तो मैंने हैदराबाद गया हुआ था, वहाँ कार्यक्रम में कहा कि मैं ओवैसी को कहूँगा कि उसने हैदराबाद वो शाहीन बाग बनाना तो अपने हैदराबाद में बना ले, उत्तर प्रदेश को क्या डिस्टर्ब करना। हैदराबाद वाले सुन नहीं रहे हैं, इसलिए वहाँ जाकर क्यों खामखा में और गलत काम करता है। इसलिए आप अच्छा नहीं कर सकते तो आपको बुरा करने की कोई अनुमति नहीं होती। तो इसलिए भी कंडेम ऑल टाइप ऑफ वायलेंस। और इसलिए उसी ममता बनर्जी से मुझे लोग मिले तो मैंने कहा आपने वो सब रास्ते अपनाए और त्रिपुरा में इन्वेस्ट किया कि मैं बंगालियों के सर्वमान्य और ऐसी चीजों की चैंपियन है, क्योंकि वहाँ बंगाली भाषा और बंगाली परिवेश की जनसंख्या अधिक है, परंतु वहाँ के लोगों ने बता दिया कि यू आर नॉट प्रॉपरली फिट फॉर बंगाल एंड बंगाली तो अब देश के लिए तो है ही। इसलिए उसने कितना करोड़ और कितना मैन पावर इन्वेस्ट की, हम उसका बदकिस्मती है, उसको बेचारी को एक सीट इसलिए शायद दे दी होगी कि बुरा ना लगे, थोड़ा ध्यान रहे,
नजर न लगे। पर समझ में आएगी कि नहीं आएगी कि जिस रास्ते से वो चली है उस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के संविधान को पसंद नहीं, इसलिए वो वहीं सीमित रह गई और पहले बार में ही देश की जनता ने उसको ठीक उत्तर दे दिया। फुल ऑफ पीस था, नॉट ऑफ वायलेंस, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी था, नॉट ऑफ कॉमनल। उसने कॉमनल उत्तर दिया, त्रिपुरा के लोगों ने सेकुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तर। तो करनी चाहिए, तो आप भी कल करेंगे तो इसमें क्या है? इस देश के हर आदमी को स्वतंत्रता के लिए इजाजत है। आप पहले धरती पकड़ होता था ना, इसमें 13 बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के कारण उसने का कम से कम मेरा नाम बच्चे को याद हो गया, तो थैंक्स टू ऐसा है कि इसलिए वो कुछ भी तैयारी करेगी, इसका मतलब थोड़ी है कि वही हो जाएगी। इसलिए उसकी तैयारी का एक नशा पहला ही उसको सबक के रूप में पता लग गया, त्रिपुरा रिजेक्टेड हिम पहले। जिस तरह कश्मीर में फिर भी आप कहेंगे कि वो तैयारी कर रही है, तो आप नहीं कहेंगे तो फिर न्यूज़ लिखेंगे, न्यूज़ पढ़ी नहीं जाएगी। इसलिए कहना ही चाहिए, ताकि इससे टेम्परेचर माहौल गर्म बॉइलिंग रहता है, गर्म रहता है। तो इलेक्शन इज सो क्लियर कि त्रिपुरा ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और देश में बंगाली पॉपुलेशन का नेक्स्ट प्रोविंस वही है। तो उसी पॉपुलेशन ने उसी भाषा में उसको उत्तर दे दिया और फिर भी नहीं समझे, जो ना समझे वो अनाड़ी। हाँ जी, तो इसके बारे में विश्व ग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को, कि नॉलेज हम लोग को कम है इसके बारे में। ऐसा है कि 3 संस्थाएं हैं, एक के बारे में तो आप लोग बहुत ज़्यादा मालूम, मेरे से भी ज़्यादा मालूम होगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। और भी सर वो बहुत लोकप्रिय हो गए और रिजल्ट भी अच्छे हैं। वैसे मेरा आपको निमंत्रण मिलेगा 16 और 20 यहाँ तो क्रिसमस के कार्यक्रम भारतीय क्रिश्चियन मंच है, उन्होंने किया एक इंडिपेंडेंट चर्चेज के विश्व और आर्थ विश्व ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। मैं दोनों में रहने वाला, तो आप भी उसमें आइए कि क्रिश्चियन से जो डायलॉग चल रहे हैं उसके भी एक नमूना आपको देखने को मिलेगा। परंतु मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसलिए बना था कि अध्ययन भी होना चाहिए और डायलॉग भी होना चाहिए। पिछले 500-700 साल में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा डायलॉग में प्रयत्न तो किए। इतिहास के अंदर गुरु नानक देव जी भी इसी प्रयत्न किए। इतिहास के अंदर महामती नाथ है जो 70 साल के राज लगभग पैरेलल टाइम थे, वो भी मक्का और मदीना गए थे 7-8 महीने में। गुरु नानक देव तो मेहनत कर रहे थे, उन्होंने भी प्रयत्न किए थे और उनकी जान को खतरा रहने के कारण हुआ है। भारत में भी कुछ महापुरुष हुए जिन्होंने कोशिश की पर वो नहीं करे। बापू ने भी कोशिश की थी पर बापू सफल नहीं हो सके। इन सब का मैंने अध्ययन जरूर किया और उस अध्ययन में से और इन प्रैक्टिस मैंने जो प्रैक्टिस की जम्मू कश्मीर और देश में, तो मैंने जब भगवा हिंदू आतंकवाद का दौर था उस समय बहुत प्रैक्टिस की, तो मुझे लगा कि और ढंग से विचार करके रास्ता लेना, तो उसकी एक सफलता की कहानी चल पड़ी है। कहाँ पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, होपिंग बहुत अच्छी रहेगी। अभी जो है दूसरा है फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल का और पब्लिक अवेयरनेस, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जन जागरण का थिंक टैंक के रूप में भी काम करना और मास अवेयरनेस के रूप में भी काम करना, इसका एक ये मूवमेंट। विश्वग्राम है, भारत का एक नारा है वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में किसी का ये नारा नहीं, कि सारा विश्व एक कुटुंब है, हम सब ब्रदर एंड सिस्टर हैं। तो इससे कंफ्लिक्ट में से मुक्ति का मार्ग निकालने के लिए साझा हो सकते हैं।
इसलिए जितनी तरह की सिविलाइजेशन है, जितनी तरह के रिलीजन है, जितनी तरह के कास्ट रिलीजन, जितनी ट्रेडिशन है, वह एक परिवार के रूप में कहीं डायलॉग कर सकती है। इसका एक प्रयत्न उसमें थे। इन तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि तीनों के जन्म में मैं आधारभूत हूँ, तो इसलिए ये तीनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को और ऐसी मल्टी एक्टिविटीज उनकी चलती रही। इस समय अमृत महोत्सव 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ के समय में, इसलिए 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ में जिनको गुमनामी में डाल दिया गया और जो सचमुच में स्वतंत्रता के हकदार बनते हैं, रानी झांसी से लेकर सुभाष तक, ये स्मरण किए जाए। और जो विभाजन के हकदार बनते हैं, गलती से हमने उनको स्वतंत्रता का नायक मान लिया, इस पाप से भी प्रायश्चित हो जाए। तो इसलिए उनको भी स्मरण करने का काम 5-7 मिनट करेंगे। कि मैंने इसलिए कहा कि आज मैं अनेक कार्यक्रमों में गया, उस समय नॉर्थ ईस्ट था, अभी 22 तारीख की थी, तो 7-8, तो उस समय मैंने वहाँ कहा था, वहाँ के 13 या 17 लोग थे, 17 आने थे, 13 पहुँचे थे, जिनको पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में उनके बुजुर्गों की भूमिका के लिए याद किया गया और सम्मानित किया गया। तो इसलिए अमृत महोत्सव है, जो हकदार हैं उनको सम्मान मिले, जिन्होंने हक सबका छीन कर विभाजन के हकदार थे परंतु आजादी कर ली, उनको भी ठीक धर्म समझ में आ जाए कि नहीं भाई, हमारे कारण विभाजन है, इनके कारण स्वतंत्र, हमें नफरत किसी से नहीं। तो ऐसे ये सारे कार्यक्रम चला। एक छोटी जानकारी मैं प्रक्रिया जाता हूँ आपसे कि वजीम रिजवी जी ने आज हिंदू धर्म अपना लिया है। आज अभी बाबा आश्रम भी आता है, खेत राजा भी आता है। मैंने बताया, कोई कहते हैं कि देखिए भाई साहब, अभी नाम एक्सपोज ना, कुछ कहते नहीं, हम खुलकर तो खुले जवाब भी हैं, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल, इसलिए वो उनसे आप पूछिए, ये फीलिंग्स है आदमी की अपने, व्हाट हैपेंड विद हिम, तो वो बताएंगे। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनकी कथा उन्हीं की जुबान से, जिसकी कथा उसी की जुबान। जी हाँ जी। जिस तरह कश्मीर में बहुत मजबूती के साथ भारत 370 और ट्रैफिक के पर काम किया गया, किसी तरह से क्या हम बीएपी में कुछ देख सकते हैं? ऐसा है कि मैंने जब जम्मू कश्मीर में 17 साल था, मैंने कॉन्स्टेंटली फीड किया था। मैंने कांग्रेस को भी फीड किया था, प्रणब मुखर्जी के थ्रू, और मैंने भारतीय जनता पार्टी को और कुछ और में इनको भी, इसके अतिरिक्त भी बहुतों को किया था। फीडिंग मेरा पॉइंट बहुत बड़ा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें 370 को मान्य नहीं किया गया। कांग्रेस के भी 90% सदस्यों ने उसका विरोध कर दिया। यह धारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ उसमें जुड़ी, इसलिए इसमें कोई ना असेंबली का रोल था, ना पार्लियामेंट का रोल था, ना ही संविधान जो बना उसकी कोई भूमिका बनी। ये बाहर से प्रेसिडेंट के संज्ञान से मैंने फिर ये भी फील किया कि मैंने कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के जो राजदूत यहाँ रहे उनसे पूछा, आप 370 को कहते हैं रहने चाहिए, परंतु ये 370 भारत के संविधान में टेम्परेरी है। ये बात मैंने मुस्लिम नेताओं से भी पूछी। कश्मीर, आपको 60 साल से अधिक राज करने को कश्मीर में मिला, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में भी मिला, आपकी वोट से सरकारें जो बनी, आपने 370 को आज तक उसको पक्का क्यों नहीं किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा क्यों नहीं किया? आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का बाह्य है और आज भी वो टेम्परेरी है। वाई इट इज टेम्परेरी। जस्टिस सेठी होते थे, आज स्वर्गवास हो गया। हाई कोर्ट कर्नाटक के भी चीफ जस्टिस,
मेरा के मित्र थे साम्यवादी विचार। मैंने कहा आपके जैसे कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी कभी संज्ञान नहीं लिया, दिस आर्टिकल इज टेम्परेरी, इट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन इंसर्शन। तो आपने कभी संज्ञान लेकर कश्मीरी जजों ने इसको परमानेंट क्यों नहीं किया, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया? मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को हमें विड्रॉ करके नए सिस्टम को लेना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा, इसलिए कुछ नहीं था, प्रेसिडेंट ने इतना ही संज्ञान लिया कि मेरे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनकी कलम से 370 और 37 यह संविधान के साथ जोड़ी गई, जो संविधान का हिस्सा नहीं थी। इसलिए उस समय प्रेसिडेंट की कलम से ये ऐसे है, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं इसको विड्रॉ करता हूँ और इसलिए 370 से नहीं गई। चलिए, दुनिया में कोई लीगल बहस नहीं खड़ी हुई कि ये कैसे हो, क्योंकि इसकी लीगेसी इतनी। और मैंने अच्छे तरह समझी, तो मैं जब प्रेसिडेंट को मिलने गया था प्रणब मुखर्जी को, मैंने उनको कहा ये 8,17,000 मुसलमानों के हस्ताक्षर हैं अगेंस्ट दिस आर्टिकल, तो इसलिए। और मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आप बहस पढ़ी उसमें की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है, वो बाइकआउट करके चले गए, हस्ताक्षर नहीं हुए। हजरत नुमानी के नेतृत्व में 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मुसलमानों ने विरोध किया विद दिस रेजिस्टेंस कि ये आर्टिकल देश की एकता को बांट देगा और अखंडता को खत्म कर देगा, इसलिए अब इसको नहीं करना चाहिए। सो वी आर बाइकआउटिंग बाय एज ए प्रोटेस्ट। चले, फिर मैंने कहा वहाँ वोटिंग हुई लीगल ऐसे जस्ट टू हैव ए टेस्ट क्या है, मैंने कहा 90% ने अगेंस्ट कहा कि नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसा तो हमारी नॉलेज में नहीं है। उन्होंने मेरे सामने ही बैठे बैठे पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में और प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में उस समय की बहस को कर, हम 5-20 मिनट के लिए मिलने के लिए बैठ टाइम था, हम 50 मिनट बैठे और उन्होंने बताया कि हाँ सर ऐसा ही। वहीं से उन्होंने फोन किया कांग्रेस, कि उन्होंने कहा ये सच्चाई है तो वी शुड रीथिंक ऑफ दैट, और वहाँ रीथिंक नहीं हुआ, वो चले गए। तो मैंने आपको बताया, इसलिए 370 ना पाकिस्तान ने कभी कहा कि ये शुड बी मेड एन परमानेंट आर्टिकल। जो 370 के पक्षधर थे उन्होंने कभी नहीं कोशिश की 370 परमानेंट हो जाए। देश के अंदर जो जुडिशरी में लोग थे, जो कुछ भी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा 100 जानना वो 100 मोटिव ले सकते थे, उन्होंने कभी नहीं लिया। यह एक रहस्यमय कथा है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझा जाना, इसलिए बताया कि ये है। परंतु ये तो इंटरनली पार्ट एंड पार्सल था, तो हम करवा सकते थे और कर सकते थे। परंतु पीओजे के अभी फिजिकली अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इलीगल ऑक्यूपेशन में हम कुछ भी करवाएंगे तो स्वाभाविक रूप से छोटी या बड़ी जंग लड़नी बात है। अब वो सेना तय करेगी कब कौन सा काम करना है और सरकार तय करेगी। और सरकार ने एक बात बड़ी क्लियर ली है कि उनको भारत में आने जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए। हमारा पॉलिटिकल स्टैंड इंटरनेशनली है, भारत ये भारत ही है। इसलिए जब भी हम जम्मू कश्मीर के लिए सोचेंगे तो उसको मिलाकर सोचेंगे और उसको मिलाकर करेंगे। और भारत सरकार इस दिशा में कुछ कदम धीरे धीरे बढ़ भी रही है। आप कश्मीर लेना चाहेंगे तो थोड़ा घूमे के आसपास विदेश मंत्रालय के और रक्षा मंत्रालय के, तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगे। इनमें एक सवाल और है, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है और संविधान की प्रस्तावना बदलने की बात चल रही है, इस पर आपकी क्या है? ऐसा है कि इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, इस शब्दों की एक डिबेट है। ओल्डेस्ट नेम तो आर्यव्रत है, पर लगभग पैरेलली भारत आर्यव्रत है। फिर भारत बहुत साल, अब 3-4-5 हजार साल पहले
चाइनीज लैंग्वेज में जो हमें बुलाया गया और अरेबिक लैंग्वेज में जो बुलाया गया और अफ्रीकन लैंग्वेज में हमें हिंद कहा गया। तो वो हिंद, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द हैं। और 250 साल 200 साल पहले अंग्रेजों ने हमें इंडिया कहकर बोला, वी एक्सेप्टेड ऑल। और कुछ लोगों का कहना है, जैसे मैं इंडोनेशिया थाईलैंड गया तो उन्होंने कहा, और मैं नेपाल जा रहा था तो जनकपुर एयरपोर्ट पर हुआ, मैंने अपने कागज में भरा भारत भारतीय। मुझे अफसर ने कहा कि प्लीज वी रिक्वेस्ट कि आप इंडिया और इंडियन लिख दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं भारत भारतीय। तो 15-20 में सारे यात्री भी इकट्ठे हो गए डिबेट। छोटा सा एयरपोर्ट है, 25-30 यात्रियों का जहाज था, तो डिले हो गया था। उन्हें कहा देखिए, जब आप भारत कहते हैं तो हम भी उसमें आते हैं। नेपाल और इंडिया दो हैं, थाईलैंड और इंडिया दो हैं, भारत कहने तो हम भी कहीं ना कहीं उसी कल्चर के। ये इसका मैंने एक्सपीरियंस लिया और वैसा सामान्य एक्सपीरियंस है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीपल। हमारे आज के शेख बहादुर देवा और सूर्य बहादुर ठाकुर जब ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे तो साहिब मेरे इनसे आते थे। उन्होंने कहा आज हम भी ये श्लोक बोलते हैं, उत्तरम यत् मद्रसे हिमाद्रे से दक्षिणम वर्षम तक भारतीय संस्कृति। हिमालय को सब, नेपाल भूटान को उसी में आता है। और हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमने आज तक नहीं कहा ये भारतीय विस्तारवाद। और चंद आ जाएगा तो कहेगा इस श्लोक को हटा दो, भारतीय विस्तारवाद। मैंने कहा उसकी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने भी अपनी शादी के संकल्प में, जन्म के संकल्प में इन्हीं श्लोकों से सर एक सवाल है कि कल फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आया था, आपने सुना होगा कि किसानों की तरह अपनी कुर्बानी देनी होगी अगर 370 वापस चाहिए तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि हम लोगों को मरवाएंगे और भूखा मारेंगे और जनता के लिए कष्टकारी बनेंगे। हम ये बात लिखकर भेज देना, कहना कि इस बात